नमस्कार, सुप्रभात। मैं स्वतंत्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर। आज हम सभी लोग मधु काकड़िया जी द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से मधु काकड़िया जी ने हिमालयी क्षेत्रों के जो मनोरम दृश्य हैं, उन दृश्यों का वर्णन बड़े यथार्थ माध्यम से, बड़े मार्मिक ढंग से यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों का जब हम दौरा करते हैं तो वहाँ की जो मनमोहक सुंदरता होती है वह हमारे मन में इस तरह से गहरे भाव उत्पन्न करती है कि हम उस जगह को छोड़ के अन्यत्र दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। लेकिन कहीं कहीं हम जब वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, वहाँ की जो वादियों को देखते हैं, घाटियों को देखते हैं, वह हमारे मन को बड़ी आकर्षित करती है। लेकिन वहीं पर जो एक ऐसा जो तबका होता है, ऐसा वर्ग होता है जो मानव समुदाय का वर्ग होता है, उसको देखते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। किस तरह से वह लोग विषम परिस्थितियों में, जहाँ जीवन के प्रति अनुकूल वातावरण नहीं है, काफ़ी ठंड है, भयावह खेती बाड़ी करने के लिए अनुकूल भूमि नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल काफ़ी दूर दूर है, और इस तरह से इतनी भयावह ठंड में भी किस तरह से वो अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, यह देखते हैं तो हमारे अंदर के जो आत्मभाव होते हैं वो उजागर हो जाते हैं। किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी लोग यह अपनी अदम्य साहस ऊर्जा के माध्यम से ऐसे विषम परिस्थितियों को भी अपने जीवन के अनुकूल बनाकर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मधु काकड़िया की जो सहेली है मणि, जितेंद्र नार्गे इत्यादि के माध्यम से वह उन जगहों का दौरा करती हैं। पहले सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक, वहाँ का दौरा करते हुए फिर वह युथांग जाती हैं, फिर युआंग जाती हैं, युआंग जाती हैं, और इस तरह से वह सभी पर्वत घाटियों की दृश्यों का वर्णन करती हैं। साथ ही साथ उनकी बड़ी दिलेरी इच्छा होती है कि जिंदा बर्फ देखें, अर्थात वह जिंदा बर्फ देखने के लिए वह युथांग में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जिंदा बर्फ नहीं होती है। फिर युआंग में वहाँ भी नहीं पड़ती है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कटाओ जो जगह है, कटाओ में जिंदा बर्फबारी होती है, और इस तरह से कटाओ की जिंदा बर्फबारी को देखने के लिए, उन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वो कटाव की तरफ बढ़ती है। काफ़ी धुंध का मौसम होता है, हल्की फुल्की बारिश भी होती है, काफ़ी फिसलन होता है रास्ते पर, और इस तरह से जिस रास्ते से गुजरती है वह रास्ता इतना संकीर्ण होता है, पतला होता है कि जरा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा जीप खाइयों में जा गिरे। इस तरह से उस रास्ते पर चढ़ने के बाद सब लोग मौन हो जाते हैं, भय से काफ़ी लोग भयभीत हो जाते हैं, और इस तरह से किसी न किसी तरह से वह लोग उस जगह को व्यतीत करते हुए उस कटाव पर पहुंच जाते हैं। कटाव पर पहुंचने के बाद वह अपनी सहेली अर्थात मणि से पूछती हैं, बताइए कि स्विट्ज़रलैंड की अपेक्षा कटाव कैसा है? तो वह कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी ऊंचाई पर स्विट्ज़रलैंड की भी वादियाँ नहीं हैं। और इस तरह से बताने वाले व्यक्ति ने भी बताया था कि जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड विश्व में बर्फबारी के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से भारत में भी कटाव एक ऐसा जगह है जो स्विट्ज़रलैंड के समान ही जाना जाता है। और इस तरह से कटाव पर लोग पहुँचते हैं, सभी सैलानी दौड़ने लगते हैं। लेखिका के पास वह जूते नहीं है, वह कपड़े नहीं हैं जो बर्फबारी पर चहल कदमी करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जितेंद्र ने बताया। और इस तरह से मधु काकड़िया ने पूरे वहाँ के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, और इस तरह से वह अपने दृश्यों को वहाँ पर बिताए हुए सभी लम्हों को, क्षणों को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से आइए हम देखें इसके बाद से क्या होता है कि पर मणि उस समय किसी दूसरे के ख्याल से जूझ रही थी। जब मैंने पूछा, मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। मिल्टन की कविता का हम जिक्र करते हैं कि मिल्टन की कविता में कहा है कि इस तरह से, लेकिन मणि ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे लगा किसी दूसरे प्रश्न में वह खोई हुई है।
पर मरी उस समय किसी दूसरे सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरफ कहने लगी, ये हिमशिखर जलस्तंभ है। वह दार्शनिकों की तरफ कहने लगी कि यह जो हम हिमशिखर देख रहे हैं, यह समझिए जल स्तंभ है, जल के स्तंभ हैं, खंभे हैं। और इस तरह से ये पूरे एशिया के, ये एक भारत की नहीं, पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। इस तरह से देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। देखो प्रकृति भी किस नायाब, यानी प्रकृति की कितनी प्रशंसा की जाए कि वह अनोखे ढंग से ऐसे प्रबंध करती है, इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में, सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती हैं, सर्दियों में जल को बर्फ़ के रूप में संग्रह कर लेती हैं। और गर्मियों में पानी के लिए, और गर्मियाँ जब आती हैं तो पानी के लिए, जब त्राहि त्राहि मचती है, जब त्राहि त्राहि मचती है पानी के लिए, तो यही बर्फ़शिलाएँ पिघल पिघल कर, यही बर्फ़शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती है। वन हमारे सूखे ओठों की तरावट पहुँचाती हैं, और जो हमारे सूखे हुए ओठ हैं उनकी तरावट को, उनको गीला करती हैं। इतनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, इतनी अद्भुत व्यवस्था है इस जल संचय की। मरी ने अभिभूत हो माथा नवाया, मरी ने अभिभूत होकर माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, जाने कितना ऋण है हम इन नदियों, हमारे ऊपर इन नदियों का, अर्थात प्रकृति का कितना ज़्यादा ऋण है। पर हम इन नदियों का, हिम शिखरों का, इन नदियों की हिम शिखरों का संसार कितना सुंदर संसार है दिखाई देता है। इस तरह से स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, स्वप्न को जगाते हुए उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीझी सी परत मुझ पर छा गई। तभी मेरे ऊपर उदासी की एक झीझी सी परत मेरे ऊपर छा गई। उड़ते बादलों की तरह तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया जो पत्थरों को तोड़ रही हैं, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, और उन पहाड़ियों का मेरे ख्याल आ गया किस तरह से अपने घर संसार को चलाने के लिए वह ऐसे दुसाध, यानी इतने कठिन से कठिन काम को करने के लिए ये पहाड़ी लोग तैयार हैं। और इस तरह से वह अपनी जान को जोखिम में रखते हुए भी यहाँ का मार्ग बनाने के लिए अग्रसर है। मैं इस तरह से कहने लगी, और इस तरह से मैं लोगों के सामने अपने भाव को प्रस्तुत करने लगी। फिर आत्मा की अनंत परतों को छीनता हुआ हमारा यह सफ़र, आत्मा की जो अनंत परतों की छीनता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे हम बढ़ा के तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, तभी देखा मैंने इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ भी वहाँ दिखाई दे रही थी। ध्यान आया वह बॉर्डर एरिया है। तब हमने महसूस हुआ कि तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है, और इससे थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा भी है। एक फौजी ने मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था, इतनी कड़ाके ठंड में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, आप लोगों को तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। वह हंस दिया और उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वह यह कहते हुए बात को मुस्कुरा के कह दिया, आप लोग चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं। फिर भेटूगा, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी, और थोड़ी देर बाद ही फिर देखिए एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। ये सब पढ़ने के बाद मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि मैं लौटने लगी, भीतर कुछ पिघलने लगा, मेरे अंदर कुछ आत्मीयता पिघलने लगी। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया, मुझे महानगर में रहते हुए कभी इस बात का ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में, जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते हैं, 5 मिनट में हमें ठंड लगने लगती है।
हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाते हैं। और कहते हैं पौष और माघ के महीने में भी ये हमारे जो जवान यहाँ रहते हैं, जिस समय पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं, जिन पर संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप सकते हैं। हम तो इतने पतले रास्ते से गुजरते हैं, हमारे प्राण कांप जा रहे हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों की अपने जीवन ने अपनी मियाद के पूर्व खत्म होते हुए गई, और कितने लोगों ने अपनी जानें अपने जीवन की मियाद अर्थात पूरी होने से पहले ही इन रास्तों को बनाने में क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और इस तरह से मैं सोचने लगी, मेरे लिए यात्रा सचमुच में एक खोज यात्रा थी। समझिए कि मेरे लिए यात्रा एक खोज यात्रा के समान थी। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। पूरा जो सफ़र था चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर लुयांग की ओर, फिर हम लायुंग वापस लौट गए फिर लुयांग की ओर। जितेंद्र कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा वापस आया था, और इस तरह से त्योहार नेपाल से ताज़ा वापस आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। युमथांग में एक नया चीज़ हमें देखने को मिल गया, ढेरे प्यूता और रोडोडेल्फो के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों की इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी है। और इस तरह प्यूता रोडोडेल्फो के जो फूल हैं वह पहाड़ों क्षेत्रों को होने वाले विशेष प्रकार के फूलों की प्रजातियां हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह अपने आप को यह विशेष प्रकार की जो फूलों की जो वादियाँ हैं, जो प्यूता रोडोडेल्फो के जो फूल हैं, वह इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं पूरे दिखाई देते हैं। और जितेंद्र आगे कहता है कि ऐसे स्थिति में यह पूरे फूलों की वादियाँ पूरे घाटियों में बिछ जाएंगी, जैसे लगेगा फूलों की सेज लग गई है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, यहाँ रास्ते जो थे अपेक्षाकृत बहुत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इस तरह खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, इस तरह से कुछ अकेले तो कुछ अपने बाले बच्चों के साथ, कुछ बंदर अपने बाले बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ वादियाँ पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप यह युमथांग पहुँची। इस तरह से हम लोग सभी प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए हमारी जीप आगे बढ़ती हुई युमथांग पहुँची। तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटावों के हम हिम शिखरों को देखने के बाद, बर्फ शिखरों से बड़े शिखरों को देखने के बाद इस तरह से युमथांग थोड़ा फीका लगा, और इस तरह से हमें युमथांग थोड़ा फीका लगा। फिर भी एहसास हुआ मंजिल तो कहीं ज़्यादा रोमांचित होता है मंजिल तक का सफ़र, मंजिल से ज़्यादा रोमांचित होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में एक चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, युमथांग में एक चिप्स बेचने वाली युवती है, उससे मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किम हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। उसने गर्व से कहा, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश थे। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, इतना ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट उद्योग नहीं बना था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा मतलब शहरी वातावरण में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं। जीप में बैठने को भूख के पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जैसे हुए तैसे पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मरी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं, और ये पहाड़ी कुत्ते बस चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास! हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय भी हुआ कि मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? क्या कुत्तों के ऊपर चांदनी प्रकाश
जिस प्रकार से ज्वार भाटा के आने जाने का जो प्रभाव है कोई चांदनी प्रकाश के माध्यम से है, क्या कुत्ते की भौंकने पर भी चांदनी रात का प्रभाव है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेंद्र हमें रुक रकम की जानकारियां देता रहा। विभिन्न तरह की जानकारियां जितेंद्र हमें बताता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पीठ हैं। उसने कहा मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के पदचिन्ह हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक के बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है और वहीं पर चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं, इसे खेदुम जगह कहते हैं। यहाँ यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो जिंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा और जिंदगी की जगह गंदगी, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। इस तरह से मर जाएगा और इस तरह से वह ये बताते हुए आगे बढ़ते हैं और गंगटोक शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस गंगटोक के माध्यम से वह ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो रुल्फा युक्ता के जो फूल हैं वह पूरे वादियों में इस तरह से खिले हुए हैं। उनकी सुंदरता से पूरी वादियाँ हरी भरी हो गई हैं और इस हरी भरी के माध्यम से वह यह भी बताने का प्रयत्न करते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट भी अब चालू हो गया है और टूरिस्ट स्पॉट के चालू होने के बाद अनेक जो सैलानी हैं वह भारत की सरजमी पर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखने के लिए या घूमने के लिए आते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मधु काकड़िया ने साना हाथ जोड़ के माध्यम से जो प्राकृतिक जो दृश्य हैं उन प्राकृतिक दृश्यों का बड़े मनोहारी या मनोरम ढंग से यथार्थ शब्दों के माध्यम से उसका चित्रण किया है और साथ ही साथ वहाँ की जो जीवन की जो विविधता है, जो समस्या है, उसको भी शब्दों के रूप में उन्होंने उकरने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जिंदगी के साथ समझौता करके जिस विषम परिस्थितियों में वह लोग रहने के लिए आदी हो गए हैं उनके बारे में भी वह बताने का प्रयत्न करती हैं।